नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं निर्मल बर्वन द्वारा लिखित कहानी दूसरी दुनिया। तो आइए आगे बढ़े। वे झूठी गर्मियों के दिन थे। ये दिन ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे, इसे सब जानते थे। लाइब्रेरी उजाड़ रहने लगी। मेरे पड़ोसी बूढ़े पेंशन याफ्ता लोग अब बाहर धूप में बैठने लगेंगे। आकाश इतना नीला दिखाई देता कि लंदन की धुंध भी उसे मैला न कर पाती। उसके नीचे पार्क एक हरे टापू सा लेटा रहता। ग्रेता हमेशा वहां दिखाई देती थी। कभी दिखाई न देती तो भी बेंच पर उसका बस्ता देखकर पता चल जाता कि वह यहीं कहीं है, किसी कोने में दुबकी है। मैं बचता हुआ आता, पेड़ों से, झाड़ियों से, घास के फूलों से। हर रोज वह कहीं ना कहीं एक अदृश्य भयानक फंदा छोड़ जाती, और जब पूरी सतर्कता के बावजूद मेरा पाँव उसमें फंस जाता तो वह बदहवास चीखती हुई मेरे सामने आ खड़ी होती। मैं पकड़ लिया जाता, छोड़ दिया जाता, फिर पकड़ लिया जाता। यह खेल नहीं था, वह एक पूरी दुनिया थी। उस दुनिया से मेरा कोई वास्ता नहीं था। हालांकि मैं कभी कभी उसे बुला लिया जाता था, ड्रामे में एक एक्स्ट्रा की तरह। मुझे हमेशा तैयार रहना पड़ता था क्योंकि वो मुझे किसी भी समय बुला सकती थी। एक दोपहर हम दोनों बेंच पर बैठे थे। अचानक वह उठ खड़ी हुई। हेलो मिसेस टॉमस, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आज आप बहुत दिन बाद दिखाई दी। ये मेरे इंडियन दोस्त हैं, इनसे मिलिए। मैं अवाक उसे देखता रहा। वहाँ कोई न था। आप बैठे हैं, इनसे हाथ मिलाइए, उसने मुझे कुछ झिड़कते हुए कहा। मैं खड़ा हो गया, खाली हवा से हाथ मिलाया। ग्रेता खिसक कर मेरे पास आकर बैठ गई ताकि कोने में मिसेस टॉमस बैठ सकें। आप बाजार जा रही थी, उसने खाली जगह को देखते हुए कहा। मैं आपका थैला देखकर समझ गई। नहीं, माफ़ कीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मुझे बहुत काम करना है। इन्हें देखिए, ये सुबह से भूखे हैं। मैंने अभी तक इनके लिए खाना भी नहीं बनाया। आप चाय पियेंगी या कॉफ़ी? उफ, आप घर से पीकर आई हैं? क्या कहा? मैं आपके घर क्यों नहीं आती? आजकल वक्त कहाँ मिलता है। सुबह अस्पताल जाना पड़ता है, दोपहर को बच्चों के साथ। आप तो जानती हैं मैं इतवार को आऊँगी। आप जा रही हैं? उसने खड़े होकर दोबारा हाथ मिलाया। मिसेस टॉमस शायद जल्दी में थी। विदा लेते समय उन्होंने मुझे देखा नहीं। बदले में मैं बेंच पर ही बैठा रहा। कुछ देर तक हम चुपचाप बैठे रहे। फिर सहसा वह चौंक पड़ी। आप कुछ सुन रहे हैं? उसने मेरी कुहनी को झिंझोड़ा। कुछ भी नहीं, मैंने कहा। फोन की घंटी कितनी देर से बज रही है, जरा देखिए कौन है। मैं उठकर बेंच के पीछे गया, नीचे घास से एक टूटी टहनी उठाई और जोर से कहा, हेलो। कौन है? उसने बहुत अधीरता से पूछा। मिसेस टॉमस, मैंने कहा। ओह, फिर मिसेस टॉमस? उसने एक थकी सी जमाई ली, धीमे कदमों से पास आई, मेरे हाथ से टहनी खींचकर कहा, हेलो मिसेस टॉमस, आप बाजार से लौट आई? क्या क्या लाई? मीट बॉल्स, फिश फिंगर्स, आलू के चिप्स। उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती जा रही थीं। वो शायद चुन चुन कर उन सब चीज़ों का नाम ले रही थी जो उसे सबसे अधिक अच्छी लगती थी। फिर वो चुप हो गई, जैसे मिसेस टॉमस ने उसे अप्रत्याशित प्रस्ताव उसके सामने रखा हो। ठीक है मिसेस टॉमस, मैं अभी आती हूँ। नहीं, मुझे देर नहीं लगेगी, मैं अभी बस स्टेशन की तरफ जा रही हूँ। गुड बाय मिसेस टॉमस। उसने चमकती आंखों से मेरी ओर देखा। मिसेस टॉमस ने मुझे डिनर पर बुलाया। आप क्या करेंगे? मैं सोऊंगा। पहले इन्हें कुछ खिला देना, नहीं तो ये रोएंगे। उसने पेड़ों की ओर इशारा किया जो ठहरी हवा से निस्पंद खड़े थे। वह तैयार होने लगी। वो अपने बिखरे बालों को संवारा, पाउडर लगाने का बहाना किया, हथेली का शीशा बनाकर उसमें झांका। धूप और पेड़ों की छाया के बीच वह सचमुच सुंदर जान पड़ रही थी। जाते समय उसने मेरी तरफ हाथ हिलाया। मैं उसे देखता रहा जब तक वह पेड़ों और झाड़ियों के घने झुरमुट में गायब नहीं हो गई। ऐसा हर रोज होने लगा। वो मिसेस टॉमस से मिलने चली जाती और मैं बेंच पे लेटा रहता। मुझे अकेला नहीं लगता था। पार्क की अजीब अदृश्य आवाज़ें मुझे हरदम घेरे रहती। मैं एक दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया में चला आता। वो पार्क के सुदूर कोने में भटकती फिरती। मैं लाइब्रेरी की किताबों का सिरहाना बनाकर बेंच पर लेट जाता, लंदन के बादलों को देखता। वे घूमते रहते और जब कभी कोई सफ़ेद टुकड़ा सूरज पर अटक जाता तब पार्क में अंधेरा सा घिर जाता। ऐसे ही एक दिन जब मैं बेंच पर लेटा था, मुझे अपने नज़दीक एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। मुझे लगा मैं सपनों में मिसेस टॉमस को देख रहा हूँ। मेरे पास, बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई हैं, मुझे बुला रही हैं। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। सामने बच्ची की माँ खड़ी थी।
उन्होंने ग्रेता का हाथ पकड़ रखा था और कुछ असमंजस से वे मुझे निहार रही थी। माफ कीजिए, उन्होंने सकुचाते हुए कहा, आप सो तो नहीं रही थी? मैं कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। आज आप जल्दी आ गई, मैंने कहा। उनकी सफ़ेद पोशाक, काली बेल्ट और बालों पर बंधे स्कार्फ को देखकर मेरी आंखें चुंधिया सी गई। लगता था वे अस्पताल से सीधी यहाँ चली आ रही थी। हाँ, मैं जल्दी आ गई, वे मुस्कुराने लगी। शनिवार को काम ज़्यादा नहीं रहता, मैं दोपहर को ही आ जाती हूँ। वे वेस्ट इंडीज़ के चौड़े उच्चारण के साथ बोल रही थी, जिनमें हर शब्द का अंतिम हिस्सा गुब्बारे सा उड़ता दिखाई देता था। मैं आपसे कहने आई थी, आज आप हमारे साथ चाय पीने चलिएगा, हम लोग पास ही में रहते हैं। उनके स्वर में कोई संकोच या दिखावा नहीं था, जैसे वे मुझे मुद्दत से जानती हूँ। मैं तैयार हो गया। मैं अरसे से किसी के घर नहीं गया था। अपने बेड सीटर से लाइब्रेरी और पार्क तक परिक्रमा लगाता था। मैं लगभग भूल गया था उसके परे एक और दुनिया है, जहाँ ग्रेता रहती होगी, खाती होगी, सोती होगी। वह आगे आगे चल रही थी, कभी कभी पीछे मुड़कर देख लेती थी कि हम बहुत दूर तो नहीं छूट गए। उसे शायद कुछ अनोखा सा लग रहा था कि मैं उसके घर आ रहा हूँ। अजीब मुझे भी लग रहा था, उसके घर आना नहीं बल्कि उसकी माँ के साथ चलना। वे उम्र में काफ़ी छोटी जान पड़ती थी, शायद अपने कद के कारण। मेरे साथ चलते हुए वे कुछ इतनी छोटी दिखाई दे रही थी कि भ्रम होता था कि मैं किसी दूसरे ग्रेता के साथ चल रहा हूँ। रास्ते भर वे चुप रहीं। सिर्फ जब उनका घर सामने आया तो वे ठिठक गईं। आप भी तो यहीं पास रहते हैं? ब्राइट स्ट्रीट में, मैंने कहा। ट्यूब स्टेशन के बिल्कुल सामने। आप शायद हाल ही में आए हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। इस इलाके में बहुत कम इंडियन रहते हैं। वे नीचे उतरने लगी। उनका घर बेसमेंट में था और हमें सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाना पड़ा था। बच्चे दरवाज़ा खोलकर खड़े थे। कमरे में दिन के समय भी अंधेरा था। बत्ती जलाई तो 3-4 कुर्सियाँ दिखाई दी। बीच में एक मेज थी, ज़रूरत से ज़्यादा लंबी और नंगी, जैसे उस पर पिंग पोंग खेली जाती है। दीवार से सटा सोफा था, जिसके सिरहाने एक रजाई लिपटी रखी थी। लगता था वह कमरा बहुत से कामों में आता था, जिसमें खाना, सोना और मौका पड़ने पर अतिथि सत्कार भी शामिल था। आप बैठिए, मैं भी चाय बना कर लाती हूँ। वे पर्दा उठाकर भीतर चली गई। मैं और ग्रेता कमरे में अकेले बैठे रहे। हम दोनों पार्क के पतझड़ी उजाले में एक दूसरे को पहचानने लगे थे, पर कमरे के भीतर न कोई मौसम था, न कोई माया। वह अचानक एक बहुत कम उम्र वाली बच्ची बन गई थी, जिसका जादू और तंक दोनों झड़ गए थे। तुम कहाँ सोती हो? मैंने सोफे की ओर देखा। नहीं, यहाँ नहीं, उसने सिर हिलाया। मेरा कमरा भीतर है, आप देखेंगे। किचन से आगे एक कोठरी थी, जो शायद बहुत पहले गोदाम रहा होगा। वहाँ एक नीली चिक लटक रही थी। उसने चिक उठाई और दबे कदमों से भीतर चली आई। धीरे से आइए, वह सो रहा है। कौन? हिश, उसने अपना हाथ मुंह पर रख दिया। मैंने सोचा कोई भीतर है, पर भीतर बिल्कुल सूना था। कमरे की हरी दीवारें थी, जिन पर जानवरों की तस्वीरें चिपकी थी। कोने में उसकी खाट थी, जो खटोला सी दिखाई देती थी। तकिए पर थिगलिया में लिपटा हुआ भालू लेटा था, गुदड़ी के लाल जैसा। वो सो रहा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, और तुम? मैंने कहा, तुम यहाँ नहीं सोती? यहाँ सोती हूँ। जब पापा यहाँ थे तो वे दूसरे पलंग पर सोते थे। माँ ने अब उस पलंग को बाहर रखवा दिया है। कहाँ रहते हैं वे? इस बार मेरा स्वर भी धीमा हो गया। भालू के डर से नहीं, अपने उस डर से जो कई दिनों से मेरे भीतर पल रहा था। अपने घर रहते हैं, और कहाँ? उसने तनिक विस्मय से मुझे देखा। उसे लगा मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुआ हूँ। वो अपनी मेज के पास आई, जहाँ उसकी स्कूल की किताबें रखी थी। दराज खोला और उसके भीतर से चिट्ठियों का पुलिंदा बाहर निकाला। पुलिंदे पर रेशम का लाल फीता बंधा था, मानो वह क्रिसमस का कोई उपहार हो। वो उन्हें उठाकर मेरे पास ले आई। सबसे ऊपर वाले लिफाफे पर लगा टिकट दिखाया। वे यहाँ रहते हैं, उसने कहा। मुझे याद आया, वो मेरी नकल कर रही है। बहुत पहले पार्क में मैंने उसे अपने देश की चिट्ठी दिखाई थी। बैठक से उसने माँ हमें बुला रही थी। आवाज़ सुनते ही वह कमरे के बाहर चली गई। मैं एक क्षण वही ठिठका था। खटोले पर भालू सो रहा था। दीवारों पर जानवरों की आंखें मुझे घूर रही थी। बिस्तर के पास ही एक छोटी सी बेसिनी थी, जिस पर उसका टूथब्रश, साबुन और कंघा रखा था, बिल्कुल मेरे बेडशीट की तरह। मैंने सोचा, किंतु मुझसे बहुत अलग। मैं अपना कमरा छोड़कर कहीं भी जा सकता था। उसका कमरा अपनी चीज़ों से सासों सा जान पड़ता था। मेज पर चिट्ठियों का पुलिंदा पड़ा था।
रेशमी डोर से बंधा हुआ, जिसे जल्दी में वो अकेला छोड़ गई थी। कमरा देख लिया आपने? उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, जो भी आता है सबसे पहले उसे अपना कमरा दिखाती है। वे कपड़े बदल कर आई थी, लाल छीट की स्कर्ट और खुला खुला भूरे रंग का कार्डिगन। कमरे में सस्ती सेंट की गंध फैली थी। आप चाय नहीं, दावत दे रही हैं? मैंने मेज पर रखे सामान को देखकर कहा। टोस्ट, जैम, मक्खन, चीज, पता नहीं इतनी सारी चीजें मैंने पहले कब देखी थी। अस्पताल की कैंटीन से ले आती हूँ, वहाँ सस्ते में मिल जाता है। वे परेशान लगती थी, हंसती थी, लेकिन परेशानी अपनी जगह कायम रहती थी। पता नहीं बच्ची कहाँ थी। वे उसे चीखते हुए बुला रही थी और चाय ठंडी हो रही थी। वे सिर पकड़कर बैठी रही। फिर याद आया, मैं भी हूँ। आप शुरू कीजिए, वो बाग में बैठी होगी। आपका अपना बाग है? मैंने पूछा। बहुत छोटा सा, किचन के पीछे। जब हम यहाँ आए थे उजाड़ पड़ा था, मेरे पति ने उसे साफ किया। अब तो थोड़ी बहुत सब्जी भी निकल आती है। आपके पति यहाँ नहीं रहते? उन्हें यहाँ काम नहीं मिला, दिन भर पार्क में घूमते रहते थे। वही आदत ग्रीता को पड़ी है। उनके स्वर में हल्की सी थकान थी, खींच से खा ली, लेकिन ऐसी थकान जो पोली धूल सी हर चीज पर बैठ जाती है। पार्क में तो मैं भी घूमता हूँ। मैंने उन्हें हल्का करना चाहा। वे हो भी गई, हंसने लगी। आपकी बात अलग है, उन्होंने डूबे स्वर में कहा। आप अकेले हैं, लेकिन लंदन में अगर परिवार साथ हो तो बिना नौकरी के नहीं रहा जा सकता। वे मेज की चीजें साफ करने लगी। बर्तनों को जमा करके मैं किचन में ले गया। सिंक के आगे खिड़की थी, जहां से उनका बाग दिखाई देता था। बीच में एक वीपिंग विलो खड़ा था, जिसकी शाखाएं हर उल्टी छतरी की सलाखों की तरह झूल रही थी। पीछे मुड़ा तो वो दिखाई दी, दरवाजे पर तौलिया लेकर खड़ी थी। क्या देख रहे हैं? आपके बाग को। यह तो कोई बहुत छोटा नहीं है। है नहीं, पर इस पेड़ ने सारी जगह घेर रखी है। मैं इसे कटवाना चाहती थी, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ गई। जिस दिन पेड़ कटना था वह रात भर रोती रही। वे चुप हो गई, जैसे उस रात को याद करना अपने में एक रोना हो। क्या कहती थी? कहती क्या थी? अपनी जिद पर अड़ी थी। बहुत पहले कभी उसके पापा ने कहा होगा कि पेड़ के नीचे समर हाउस बनाएंगे। अब आप बताइए, यहाँ खुद रहने को जगह है नहीं, बाग में गुड़ियों का समर हाउस बनेगा। समर हाउस? हाँ, समर हाउस, जहाँ ग्रेता अपने भालू के साथ रहेगी। वे हंसने लगी, एक उदास सी हंसी जो एक खाली जगह से उठकर दूसरी खाली जगह पर खत्म हो जाती है और बीच की जगह को भी खाली छोड़ जाती है। मेरे जाने का समय हो गया था, लेकिन ग्रेता कहीं दिखाई नहीं थी। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चलने आए। लंदन की मैली धूप पड़ोस की चिमनियों पर रेंग रही थी। जब विदा लेने के लिए मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो उन्होंने कुछ सकुचाते हुए कहा, आप कल खाली हैं? कहिए, मैं तकरीबन हर रोज खाली रहता हूँ। कल इतवार है, उन्होंने कहा। ग्रेता की छुट्टी है, पर मेरी अस्पताल में ड्यूटी है। क्या मैं उसे आपके पास छोड़ सकती हूँ? कितने बजे आना होगा? नहीं, आप आने की तकलीफ न करें। अस्पताल जाते हुए मैं उसे लाइब्रेरी के सामने छोड़ दूंगी, शाम को लौटते हुए ले लूंगी। मैंने हामी भरी और सड़क पर चला आया। कुछ दूर चलकर जेब से पैसे निकाले और उन्हें गिनने लगे। आज खाने के पैसे बच जाएंगे, यह सोचकर खुशी हुई। मैंने बची हुई रेज़गारी को मुट्ठी में दबाया और घर की तरफ चलने लगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।